नमस्कार। एजुकेशन वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। मैं आई के त्रिपाठी। आज हम पॉलिटी के प्रैक्टिस सेट 2 को लेकर हैं आपके साथ। आपको और हमको मिलके इस प्रैक्टिस सेट को हल करना है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में हमने 25 प्रश्नों को हल किया है, उसको आपने देख लिया होगा और उसका लाभ आपको मिल रहा होगा। तो आइए इस प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करें। और हमने जैसा कि आपको पहले ही बता दिया है कि ये प्रैक्टिस सेट हम पीसीएस 2022 की परीक्षा को टारगेट करके कर रहे हैं, लेकिन ये अन्य परीक्षाओं जैसे आईएएस, टीजीटी, पीजीटी, एलटी या और जो भी परीक्षाएं हैं जिनमें संविधान एक विषय के रूप में है, भारतीय राज्य व्यवस्था एक विषय के रूप में है या उसके पार्ट में है के रूप में है, उन सब के लिए समान रूप से उपयोगी होगा। तो इसके द्वारा हम अपनी इन सारी परीक्षाओं को अच्छी तरह से उनकी तैयारी कर सकते हैं। उसमें प्रश्नों का स्वरूप किस तरह का है, प्रश्न का ट्रेंड कैसे कैसे बदल रहा है, उसके ध्यान में रख के ये प्रैक्टिस सेट बनाया जा रहा है। और आपको बहुत से प्रश्न इसमें से सीधे मिल जाएंगे और इनकी व्याख्या के द्वारा आप जो नए नए प्रश्नों को हल करने में सफल होंगे वो इसके साथ में अलग से ही रहेगा। तो आइए इसकी शुरुआत कर लें पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या है देख लें। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन त्रिशंकु संसद या हंग पार्लियामेंट का सही निरूपण करता है? आप कई बार इस शब्द को सुनते होंगे, त्रिशंकु संसद या हंग पार्लियामेंट। ये क्या है वास्तव में? अगर ये आप जान रहे हैं कि त्रिशंकु संसद क्या होती है तो इस प्रश्न का उत्तर आप दे लेंगे कि कौन सा कथन है जो ये त्रिशंकु संसद को या हंग पार्लियामेंट का सही निरूपण कर रहा है। विकल्प ए है लेमडक संसद, बी है गणपूर्ति का अभाव, सी प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया है लेकिन लोकसभा भंग नहीं हुई है, और डी जिसमें किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत ना मिला हो। वास्तव में त्रिशंकु का अर्थ क्या होता है कि जहां पर किसी भी एक दल को बहुमत नहीं मिला हो। त्रिशंकु माने कि ना स्वर्ग और ना जमीन पे, बीच में अधर में लटक जाना। और त्रिशंकु संसद उसी त्रिशंकु शब्द से मिलाई गई है कि जिसमें किसी एक को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। कई दल हैं जिनको इतनी इतनी सीटें मिल गई हैं कि वो स्पष्ट बहुमत भी नहीं पा सके हैं, लेकिन कई दलों का प्रतिनिधित्व उसमें इस तरह से है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जिसमें किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत ना मिला हो, इसे कहा जाता है त्रिशंकु संसद। और लेमडक संसद क्या होती है? जब एक लोकसभा निर्वाचित हो जाती है, एक लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो जाता है और दूसरी लोकसभा निर्वाचित हो जाती है या निर्वाचित होने वाली रहती है, तो उसके पहले जिन संसद सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होने वाला है उन सारे सदस्यों का जो को मिला के कहा जाता है लेमडक संसद। अर्थात अब इनका कार्यकाल पूरा हो रहा है और अगली लोकसभा में, अगले संसद में ये नहीं आएंगे, वो सब कहलाते हैं लेमडक संसद। लेकिन आपसे पूछा गया हंग पार्लियामेंट या त्रिशंकु संसद, उसका सही उत्तर होगा विकल्प डी। अब अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न कौन सा है? शून्यकाल सर्वप्रथम कहां प्रारंभ हुआ? शून्यकाल सर्वप्रथम कहां प्रारंभ हुआ? विकल्प ए है भारत में, बी इंग्लैंड में, सी सोवियत रूस में और डी जर्मनी में। इस प्रश्न का उत्तर देना है आपको कमेंट करके, और आपको इसके साथ ही ये भी कमेंट कर देना है कि आप क्या इस प्रैक्टिस सेट को लाइव चाहते हैं। अगर आप अपना कमेंट करेंगे कि आप इस प्रैक्टिस सेट को लाइव चाहते हैं तो हम इसे लाइव करने का प्रयास ज़रूर करेंगे। और आप किस समय पर लाइव चाहते हैं ये भी ज़रूर लिख दीजिएगा। वैसे हम आपको समय के रूप में बता रहे हैं कि 10:15 बजे या 11:15 बजे के आसपास हम लाइव प्रैक्टिस सेट दे सकते हैं। तो आप कमेंट अवश्य करें, कमेंट करके आप अवश्य लिखें कि आप क्या इस प्रैक्टिस सेट को लाइव चाहते हैं और इस प्रश्न का उत्तर दें। ये बहुत ही आसान है। शून्यकाल सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ था? भारत में प्रारंभ हुआ। भारत की संसदीय शासन व्यवस्था को देन है शून्यकाल। ये कैसे आया, क्यों आया, इसको थोड़ा सा समझना है। क्या है, भारत में जो संसदीय कार्यवाही होती है, भारत में संसदीय कार्यवाही ये कै बजे प्रारंभ होती है, कब कब किस किस तरह से इसका शेड्यूल होता है, इसको जरा देख लें तो आप आसानी से समझ सकेंगे। संसदीय कार्यवाही शुरू होती है 11 बजे से
और 11 बजे से संसदीय कार्यवाही शुरू होती है, तो ये 1 घंटा प्रश्नकाल चलता। 11 बजे से 12 बजे तक 1 घंटे तक प्रश्नकाल चलता था। और प्रश्नकाल में संसद सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछते थे, और ये प्रश्न जब पूछे जाते थे तो इसके उत्तर मिलने में 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने का समय लग जाता था, अर्थात ज़्यादा समय लगता था। तो एक बात आई, एक प्रश्न उठा कि अगर कोई ऐसा विषय है जिस पर अविलंब चर्चा करनी जरूरी है, तुरंत चर्चा करनी जरूरी है, तो उस पर कब चर्चा की जाए और कैसे चर्चा की जाए, क्योंकि प्रश्नकाल में ऐसे विषयों पर चर्चा नहीं हो सकती जिन पर चर्चा करना तुरंत जरूरी है। तो उस समय फिर विचार करके 1962 में ये व्यवस्था की गई कि प्रश्नकाल के ठीक बाद, अर्थात 12 बजे से 1 बजे तक का 1 घंटे का समय रख दिया जाए। 1 घंटे का समय 12 बजे से प्रश्नकाल के ठीक बाद समय बाद, प्रश्नकाल के बाद 12 बजे से 1 बजे तक का समय रख दिया जाए ऐसे विषयों पे चर्चा करने के लिए जो तात्कालिक महत्व के हैं, जिस पे तुरंत चर्चा करना जरूरी है, और इसको कहा गया शून्यकाल। शून्यकाल, शून्यकाल क्यों कहा गया? क्योंकि संसद की घड़ी में जिस समय 12 बजता है उस समय संसद की घड़ी में 00 बताता है, 00 बज जाता है, इसीलिए इसको 0 आवर या शून्यकाल कहा गया, क्योंकि उस समय संसद की घड़ी में 0 बजता है, 0 बजता है, इसीलिए इसको 0 आवर या शून्यकाल कहा गया। तो इस तरह से शून्यकाल 1962 में शुरू किया गया, जो कि तात्कालिक महत्व के विषयों पे चर्चा करने के लिए किया गया। अब वर्तमान समय में क्या स्थिति होती है कि संसद की कार्यवाही कै बजे से कै बजे तक होती है, इसको और देख लें तो आपको इससे जुड़े कई और नए नए प्रश्न मिल जाएंगे। 1 बजे से 2 बजे तक होता है भोजन का अवकाश। इस समय भोजन का अवकाश होता है, भोजन का अवकाश। और फिर 2 बजे से कार्यवाही शुरू होती है, तो शाम को 6 बजे तक उसका समय निर्धारित है, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो फिर इसके आगे भी कार्यवाही चलती रहती है, बैठक चलती रहती है। तो अब इस तरह से संसद की कार्यवाही का समय ये निर्धारित है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि शून्यकाल कब होता है? प्रश्नकाल के तुरंत बाद या भोजन अवकाश के तुरंत पहले, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, या 12 बजे। देखिए शून्यकाल जो है ये कब होता है? प्रश्नकाल के ठीक बाद। प्रश्नकाल 12 बजे खत्म हुआ, तुरंत बाद शून्यकाल शुरू हो गया, और शून्यकाल 1 बजे खत्म हुआ, उसके बाद भोजन का अवकाश, अर्थात भोजन के अवकाश के जस्ट पहले, तुरंत पहले या प्रश्नकाल के तुरंत बाद ये शून्यकाल होता है। और इसका नाम शून्यकाल क्यों है? क्योंकि उस समय संसद की घड़ी में 0 बजता है, 0 दिखाता है बजा हुआ, और 1962 में भारत में सबसे पहली बार शुरू हुआ था। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर आपको मिला, और इससे जुड़े हुए अन्य प्रश्न भी आप कर सकते हैं इस व्याख्या के द्वारा। अब अगला प्रश्न है, और इस प्रश्न का भी आप उत्तर दे दें कमेंट करके। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ रिक्त होने पर राष्ट्रपति का निर्वाचन होने तक राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? अर्थात ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हों तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? और विकल्प ये है लोकसभा अध्यक्ष, बी राज्यसभा के उपसभापति, सी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और डी महान्यायवादी। ये प्रश्न आपके लिए बहुत आसान होगा, क्योंकि आप जानते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त होगा, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। और भारत में ऐसा हुआ भी है। जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की राष्ट्रपति पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई और फिर उपराष्ट्रपति वी गिरी ने त्यागपत्र दे दिया, तो उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। तो आपसे जो प्रश्न पूछा गया है वो ये है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद अगर रिक्त है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेंगे? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। अब आइए अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 4 कथन कारण का प्रश्न है। और पिछले प्रैक्टिस सेट में, अर्थात प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में हमने कथन कारण के कई प्रश्न किए थे, और आप ऐसे प्रश्नों को हल करने में अब समर्थ हो गए होंगे। ये प्रश्न किस तरह से हल किए जाते हैं आप इसको समझ गए होंगे, और इस प्रश्न को अब हम हल करने का प्रयास करते हैं। आप अपने आंसर दें कमेंट करके।
कथन क्या है? राष्ट्रपति संसद का अंग है। कारण, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। और फिर आपसे पूछा गया है कथन और कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। बी है कथन और कारण दोनों सत्य हैं लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। सी है कथन सत्य है कारण असत्य है। और डी कथन असत्य है कारण सत्य है। तो ऐसे प्रश्नों को हमें कैसे हल करना होता है? ये देखना होता है कि दोनों सत्य हैं कि नहीं। अगर एक कोई सत्य है तो इनमें से हम विकल्प चयन कर लेंगे, लेकिन दोनों सत्य हैं तो फिर ये देखना होगा कि व्याख्या है कि नहीं। और व्याख्या कब होगी? जब इसका उचित कारण ये होगा। जब इसका उचित कारण ये होगा तब व्याख्या होगी। अब पहले देखें, राष्ट्रपति संसद का अंग है, ये सही है। अनुच्छेद 79 आर्टिकल 79 में क्या लिखा है कि भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी, अर्थात राष्ट्रपति संसद का अंग है। कारण, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, ये भी सही है। संविधान के अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। लेकिन राष्ट्रपति संसद का अंग क्यों है? क्योंकि उसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। उसका कारण ये है, क्या अगर ये है तो व्याख्या है और ये नहीं है तो व्याख्या नहीं है। आप निर्धारित करें, आप क्या समझ रहे हैं? राष्ट्रपति संसद का अंग है, वह क्यों अंग है? क्योंकि उसे अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, इसलिए है, या किसी अन्य कारण से है? वास्तव में राष्ट्रपति संसद का अंग है, उसका ये कारण नहीं है, इसका ये परिणाम है। इसका परिणाम है, ये इसका परिणाम है। राष्ट्रपति संसद का अंग है, इसी कारण वह अध्यादेश जारी करता है। अर्थात संसद का अंग है, उसका परिणाम क्या निकला कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश जारी करता है इस कारण संसद का अंग है, ऐसा नहीं है। वो संवैधानिक प्रावधान है, इसलिए वो संसद का अंग है। संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्र का प्रमुख या राज्य का प्रमुख और संसद के दोनों सदन मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। तो ये संवैधानिक प्रावधान है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 79 में है। तो उसके संसद का अंग होने का कारण संवैधानिक प्रावधान है। ये प्रावधान नहीं है कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिल गई इसलिए वो राष्ट्रपति संसद का अंग है, बल्कि संसद का अंग होने के कारण वो ऐसा करते हैं, उसका परिणाम निकला कि वे अध्यादेश जारी कर सकते हैं। हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि इसका परिणाम है, ये उनके संसद का अंग होने का परिणाम निकलता है कि वे अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अर्थात इसमें कथन और कारण दोनों सही होगा लेकिन व्याख्या नहीं करेगा, क्योंकि ये अध्यादेश जारी करने के कारण अंग बन गए ऐसा नहीं है, बल्कि अंग होने के कारण इन्होंने अध्यादेश जारी कर दिया। तो इसका ये कारण नहीं है, इसका ये परिणाम है। तो इसका अर्थ होता है कि ये व्याख्या नहीं करेगा। विकल्प बी सही है, इसमें व्याख्या नहीं करता। अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित राष्ट्रपतियों के कार्यकाल का सही कालक्रम निर्धारित करिए। हाँ, ये प्रश्न बहुत अच्छा है, देख लें आप इसे। वैसे सभी प्रश्न बहुत अच्छे हैं, आप इनको हल करते चलें और ऐसे प्रश्नों को हल करते हुए आपको ये अपने आप लगने लगेगा कि आप परीक्षा की तैयारी जो आपकी चल रही है वो उसमें वो बहुत ही मजबूती से आगे बढ़ रही है, क्योंकि आपने जितना कुछ पढ़ा है या आप पढ़ रहे हैं हमारे साथ ऑफलाइन ऑनलाइन, जो जैसे पढ़ रहा है वो ये देखता है कि उसके पढ़ने के बाद में आप हमारे प्रश्नों को हल करते हैं तो आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखने लगता है कि आपकी परीक्षा की तैयारी किस स्तर पर है। निम्नलिखित राष्ट्रपतियों के कार्यकाल का सही कालक्रम निर्धारित करिए। नंबर 1 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नंबर 2 वी गिरी, नंबर 3 जाकिर हुसैन, नंबर 4 फखरुद्दीन अली अहमद। सही क्रम क्या है? भारत में सबसे पहले राष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद के बाद में फिर बने थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फिर जाकिर हुसैन। तो राधाकृष्णन जी का नाम यहाँ नहीं है, अर्थात राजेंद्र प्रसाद के बाद जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन जी की जब मृत्यु हो गई तो फिर वी गिरी राष्ट्रपति बने और फिर बाद में फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति बने थे। तो सही क्रम क्या होगा? सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर जाकिर हुसैन,
फिर वी गिरी, फिर फखरुद्दीन अली अहमद, अर्थात 1 3 2 4, 1 3 2 4, अर्थात विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। 1 3 2 4, सबसे पहले फिर 1 3 2 4, इसका सही विकल्प होगा डी। अब आइए अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 6, किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न पर राष्ट्रपति किस आधार पर निर्णय लेते हैं? किस आधार पर निर्णय लेते हैं? विकल्प ए है निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर, बी उच्चतम न्यायालय के परामर्श पर, सी मंत्रिमंडल की सलाह से और डी स्वविवेक से। भारत के संविधान का अनुच्छेद 103 क्या कहता है कि राष्ट्रपति किसी संसद सदस्य की अयोग्यता पर निर्णय जो लेंगे वो निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर लेंगे, और निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर जो निर्णय लेंगे वो अंतिम निर्णय होगा। तो अनुच्छेद 103 के अनुसार राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर किसी संसद सदस्य की अयोग्यता पर निर्णय ले सकते हैं। तो प्रश्न का सही उत्तर आपको मिला विकल्प ए। अब अगले प्रश्न पे आ जाएं। ये प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। विकल्प ए ऐसे निर्वाचक मंडल से जो संसद और विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों से बनता है, बी ऐसे निर्वाचक मंडल से जो संसद के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनता है, सी ऐसे निर्वाचक मंडल से जो संसद के सभी सदस्यों से मिलकर बनता है, और विकल्प डी ऐसे निर्वाचक मंडल से जो राज्यसभा के सभी सदस्यों से मिलकर बनता है। इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। और आपको एक बता दें, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके देते रहें, तब तक हम आपको इससे जुड़ी चीज़ें कुछ समझा दें। वास्तव में भारत में उपराष्ट्रपति का पद 1952 से अस्तित्व में आया। उपराष्ट्रपति का कार्य क्या है? राज्यसभा का सभापतित्व करना और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में आवश्यकता पड़ने पे कार्य करना। तो जब उपराष्ट्रपति का पद भारत में अस्तित्व में आया तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे शुरू हुआ? शुरुआत में क्या व्यवस्था हुई? 1952 से ये व्यवस्था शुरू हुई थी, और ये कैसी होती थी? संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता था। संयुक्त अधिवेशन, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन होता था, और संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का चुनाव होता था। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता था। उसके बाद क्या हुआ? 1961 में संविधान में 11वां संशोधन किया गया, 11वां संशोधन। और 11वें संशोधन के द्वारा क्या व्यवस्था की गई कि अब ये संयुक्त अधिवेशन समाप्त कर दिया गया कि संयुक्त अधिवेशन नहीं होगा, एक निर्वाचक मंडल बना लिया जाए और निर्वाचक मंडल ही उपराष्ट्रपति का चुनाव करे। तो अब देखिए, संयुक्त अधिवेशन में कौन रहते थे? संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य रहते थे। तो जो निर्वाचक मंडल बना वो भी संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों से बना। तो 1961 के बाद अब उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल से होता है, और उस निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं। अब आप देख लें विकल्प कौन सा सही है, आप आसानी से कर सकते हैं। विकल्प कौन सा है? ऐसे निर्वाचक मंडल से जो संसद के सभी सदस्यों से मिलकर बनता है, अर्थात विकल्प सी सही होगा। उपराष्ट्रपति कैसे निर्वाचित होते हैं? एक निर्वाचक मंडल से निर्वाचित होते हैं जो संसद के सभी सदस्यों से मिलकर बनता है। आपको अगली बार ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कब से अस्तित्व में आई? तो 11वें संविधान संशोधन 1961 के द्वारा आई। उसके पहले कैसे होता था? संयुक्त अधिवेशन से होता था उपराष्ट्रपति का चुनाव। अब आ जाइए आगे अगले प्रश्न पे, और ये भी उपराष्ट्रपति से संबंधित है प्रश्न है, किस उपराष्ट्रपति की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई? विकल्प ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी गिरी, सी कृष्णकांत, डी किसी की नहीं।
डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु राष्ट्रपति पद पर रहते हुए हुई थी, उपराष्ट्रपति पद पे नहीं। और वी गिरी की मृत्यु किसी भी पद पर रहते हुए नहीं हुई, ना राष्ट्रपति ना उपराष्ट्रपति। और कृष्णकांत जी की मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी, उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हुई थी, कृष्णकांत जी की। इनका कार्यकाल पूरा होने में कुछ समय बचा था, तभी उनकी मृत्यु हो गई थी पद पर रहते हुए। तो जो प्रश्न आपसे पूछा है कि किस उपराष्ट्रपति की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई या पद पर रहते हुए हुई, वो थे कृष्णकांत। अब अगला प्रश्न और आ जाएं। प्रश्न नंबर 9, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से लोकसभा के कितने स्थान हैं? बहुत आसान है। लोकसभा के कितने स्थान हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से? 7 स्थान। 3 स्थान कहाँ के हैं? राज्यसभा के हैं। ये राज्यसभा के हैं दिल्ली से, और ये 7 स्थान लोकसभा के हैं। इन सब पे हमने विस्तार से आपको समझाया है, इन सब पर हमने आपको विस्तार से समझाया है, हमारे वीडियो पड़े हुए हैं। हम आपसे फिर एक बार कहेंगे कि आप हमारे वीडियो को अगर ना देखे हों तो देख लेंगे, तो ऐसे प्रश्न आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। अब आइए अगले प्रश्न पे, इसका उत्तर आपको मिल गया, विकल्प सी है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। लोकसभा की गणपूर्ति कितनी होती है? लोकसभा की गणपूर्ति अर्थात कोरम, लोकसभा का कोरम कितना होता है? विकल्प ए, कुल सदन की सदस्य संख्या का 1/10, बी लोकसभा अध्यक्ष सहित सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10, विकल्प सी पीठासीन सहित सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10, और डी इस संदर्भ में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको, अगर आप आसानी से बिना प्रश्न के सभी विकल्पों को पढ़े हुए करेंगे तो हो सकता है आप विकल्प ए को हल कर दें, विकल्प ए को टिक कर दें। इसीलिए आपको प्रश्न पत्र हल करते समय, परीक्षा में प्रश्नों को हल करते समय सभी विकल्पों को पढ़ लेना होता है, क्योंकि आपको किस उत्तर को देना है? जो इन सभी विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प हो। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 100 में संविधान के अनुच्छेद 100 में क्या व्यवस्था है? गणपूर्ति के संदर्भ में प्रावधान है। गणपूर्ति के संदर्भ में प्रावधान है कि वो कितना होगा? वो होता है उस सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10, लेकिन पीठासीन सहित 1/10। जो पीठासीन हैं, पीठासीन लोकसभा अध्यक्ष भी हो सकते हैं, उपाध्यक्ष भी हो सकते हैं, अध्यक्षीय पैनल का कोई सदस्य भी हो सकता है। जो पीठासीन होंगे उनके सहित 1/10, कुल सदस्य संख्या का 1/10, अर्थात पीठासीन सहित 55, अर्थात पीठासीन लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या जो भी पीठासीन है वो अपनी पीठ पर विराजमान हुए और उन्होंने देखा कि 54 सदस्य सदन के भीतर बैठे हैं, तो फिर इसका मतलब कोरम पूरा हो रहा है, क्योंकि उनके सहित कुल सदस्य संख्या 55 हो जाती है और लोकसभा का कोरम 55 होता है। तो ये कोरम जो होता है गणपूर्ति को होती है, वो क्या होती है? पीठासीन सहित होती है, पीठासीन के बिना नहीं होती। और यहाँ क्या लिखा है? लोकसभा अध्यक्ष सहित। हो सकता है कि लोकसभा अध्यक्ष उस समय सदन में ना हो, तो फिर क्या होगा? उस स्थिति में फिर ये प्रश्न विकल्प सही नहीं हो सकता। अगर लोकसभा अध्यक्ष सदन में है तो वो भी पीठासीन माने जाएंगे, और अगर वो नहीं है तो उपाध्यक्ष पीठासीन माने जाएंगे। वे नहीं है तो फिर अध्यक्षीय पैनल का जो सदस्य पीठ पर विराजमान है वो पीठासीन माने जाएंगे। तो इसका अर्थ क्या होता है? पीठासीन सहित, अर्थात सर्वोत्तम विकल्प ये होगा। और ये प्रश्न हमने सिर्फ इसीलिए बनाया है जिससे कि आप इस बात पर सजग रहें कि आपको ये विकल्प भी सही दिख रहे होंगे, और ये विकल्पों को सही देख के आप अगर तुरंत हल करके आगे बढ़ते हैं तो आपका प्रश्न गलत हो जाता है कई बार। इसलिए इन चीज़ों को भी हमें इस प्रैक्टिस सेट को हल करते हुए सीख लेना है कि हमें सभी विकल्पों को पढ़कर तभी प्रश्न को हल करना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी। अब अगले प्रश्न पे पढ़ें हम। प्रश्न, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए भाई विचार कीजिए आप। विचार करें। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, यह शाश्वत सदन है। नंबर 2, प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो जाता है। नंबर 3, 25 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति इसका सदस्य नहीं रह सकता। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी 1 और 2 दोनों, सी केवल 2 और डी 1, 2 और 3।
इस प्रश्न का उत्तर आप दें कमेंट करके, और साथ ही ये कमेंट भी अवश्य करें कि क्या इस प्रैक्टिस सेट को आप लाइव चाहते हैं। अगर लाइव चाहते हैं तो किस समय चाहते हैं, ये भी आप कमेंट करके अवश्य लिखें। आपके कमेंट को देखकर ही हम इसे लाइव करने का प्रयास जरूर करेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा देख लें। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं तो क्या पाते हैं कि ये सही है। राज्यसभा एक शाश्वत सदन है, वह कभी भंग नहीं हो सकता, लेकिन उसके सदस्यों का कार्यकाल शाश्वत नहीं है। उसके सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य का कार्यकाल पूरा हो जाता है, अर्थात ये भी सही है। और तीसरे पे जब विचार करते हैं तो क्या पाते हैं, ये गलत है, क्योंकि राज्यसभा में 30 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति इसका सदस्य नहीं बन सकता। 25 वर्ष जो है ये गलत है, इसके स्थान पे क्या होना चाहिए, 30 वर्ष। अगर 30 वर्ष होता तो फिर ये सही होता, लेकिन 30 वर्ष नहीं है, इस कारण ये सही नहीं होगा, इसलिए ये सही नहीं होगा। तो इस तरह से ये गलत है। तो 1 और 2 केवल सही है, अर्थात इसका विकल्प क्या होगा, बी सही होगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। अब आए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 12वां। अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया जाता है। अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया जाता है। ए राज्यसभा, बी संसद, सी संघ लोक सेवा आयोग और डी राष्ट्रपति के द्वारा। आपसे पूछा गया किसके द्वारा अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया जाता है। हम कुछ सेकंड का समय आपको दे रहे हैं, आप अपना आंसर दीजिए, आप अपना आंसर दें और हम इसकी व्याख्या करते हैं। तब तक भारत के संविधान का अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 312 क्या कह रहा है, ये अनुच्छेद कहता है कि अगर राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन का प्रस्ताव पारित कर दे तो भारत की संसद नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। तो भारत की संसद नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है, लेकिन कब करेगी, जबकि भारत के राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित करे, तब करेगी। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा गया है कि अखिल भारतीय सेवा का सृजन किसके द्वारा किया जाता है, संसद के द्वारा किया जाता है, राज्यसभा के द्वारा नहीं किया जाता, संसद के द्वारा किया जाता है। भले ही यह शर्त है कि राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगी तभी संसद उसका सृजन करेगी, लेकिन सृजन तो संसद के द्वारा ही किया जाता है। और प्रश्न आपसे यही पूछा गया है कि अखिल भारतीय सेवा का सृजन कौन करता है, संसद करती है, राज्यसभा नहीं। जब आपको यहाँ पे विकल्प संसद नहीं होगा, लोकसभा रहता, तब आप राज्यसभा लगा सकते थे, क्योंकि राज्यसभा के 2/3 बहुमत, इसका जो 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव होगा, इस प्रस्ताव पर संसद करेगी। राज्यसभा सृजन नहीं कर सकती। राज्यसभा केवल ऐसा प्रस्ताव पारित करेगी कि आप नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करें, तब संसद इसका सृजन करेगी। तो आइए अब इस प्रश्न के बाद अगला प्रश्न देखें। ये भी कथन कारण का प्रश्न है भाई, इसको आराम से हल करिए आप। कथन और कारण। कथन क्या है, मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्रिपरिषद के सदस्यों के मध्य आपसी एकता का सूचक है। कारण, मंत्रिपरिषद का विशेषाधिकार है कि वे किसी मंत्री बनाएंगे। यहाँ पे इसको बदल लीजिए, आप यहाँ पे आप यहाँ लिख लीजिए प्रधानमंत्री, यहाँ लिख लीजिए प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है, ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है कि वे किसे मंत्री बनाएं। तो जहां मंत्रिपरिषद है इसको आप प्रधानमंत्री कर लें, ठीक। अब फिर से पढ़ें इसको। कथन क्या है, मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्रिपरिषद के सदस्यों के मध्य आपसी एकता का सूचक है। और कारण क्या है, प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है कि वे किसे मंत्री बनाएं। और अब आपको इन 4 विकल्पों में से एक विकल्प का चयन करना है। विकल्प ए है कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। बी है कथन और कारण दोनों सत्य हैं लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। सी है कथन सत्य है कारण असत्य है। और डी कथन असत्य है कारण सत्य है। तो हम इनको फिर से पढ़ते हैं तो क्या पाते हैं, मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व जो है उससे क्या होता है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों में एकता का सूचक है। मंत्रिमंडल के सदस्य ऐसे जहाज के रूप में होते हैं जो एक साथ तैरता है और एक साथ डूबता है, अर्थात
उनमें एकता रहती है, वो एक साथ ही रहेंगे और एक साथ ही मंत्रिमंडल अस्तित्व में रहेगी या मंत्रिमंडल भंग हो जाएगी। तो ये क्या है, सामूहिक उत्तरदायित्व ही इसका एकता का सूचक है कि वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी हैं, अलग अलग कोई उत्तरदायी नहीं है लोकसभा के प्रति। तो ये कथन सत्य है। दूसरा भी सत्य है, प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है कि वो जिसको चाहे उसको मंत्री बनाए, इस पर कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। प्रधानमंत्री का ये विशेषाधिकार होता है, अर्थात दोनों सही हैं। लेकिन अब व्याख्या है कि नहीं ये देखना है। तो वास्तव में सामूहिक उत्तरदायित्व जो है वो इस कारण नहीं है कि प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है कि वो जिसे चाहे उसे मंत्री बनाए या ना बनाए, इस कारण नहीं है। ये दोनों के दोनों तथ्य जो हैं, दोनों कथन अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र हैं। ये उस पर निर्भर नहीं है, वो इस पर निर्भर नहीं है, ये दोनों अलग हैं। अर्थात कथन और कारण दोनों सत्य हैं, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं करता, क्योंकि ये सामूहिक उत्तरदायित्व और आपसी एकता इस कारण नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर का ऐसा विशेषाधिकार है, वो अलग है बिल्कुल इससे, इसलिए इसकी व्याख्या नहीं करता है। अब अगला प्रश्न देख लें, क्वेश्चन नंबर 14। गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था? और इसका सही आंसर आप दें। विकल्प है 101वां संशोधन, विकल्प बी 102वां संशोधन, सी 103वां संशोधन और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर वास्तव में क्या है? 103वां संशोधन, सी विकल्प इस पे सही है। अब आइए अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। नंबर 1, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होंगे। नंबर 2, एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। और अब आपसे पूछा गया है कि उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? विकल्प ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों और डी ना 1 ना ही 2। तो इन कथनों पर हम विचार करते हैं तो क्या पाते हैं कि ये सत्य है। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होंगे, ये व्यवस्था है। और ये दूसरा जो है वो भी सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि संविधान में 7वां संशोधन कर दिया गया। 7वां संशोधन, 7वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा क्या व्यवस्था की गई? 7वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या व्यवस्था की गई कि एक व्यक्ति 1 से अधिक राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है, ये व्यवस्था कर दी गई। तो पहला तो सत्य है, साथ ही दूसरा भी सत्य है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 1 और 2 दोनों, 1 और 2 दोनों। आप अगले प्रश्न पे आ जाएं। आप क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? किसी राज्य के मुख्यमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलें भाई, विचार कीजिए आप। नंबर 1, वह राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त होता है। नंबर 2, वह प्रदेश की जनता द्वारा चुना जाता है। नंबर 3, वह अपनी मंत्रिपरिषद सहित सामूहिक रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। और अब ये बताएं उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? विकल्प ए केवल 2, विकल्प बी केवल 1, विकल्प सी 1 और 3, विकल्प डी 2 और 3। इस प्रश्न का आप आंसर कीजिए, इस प्रश्न का आप आंसर करें। पहला क्या है? पहला है वह राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये सही है, वह राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। दूसरा, वह प्रदेश की जनता द्वारा चुना जाता है, ये गलत है। मुख्यमंत्री का चुनाव जनता नहीं करती, जनता विधानसभा सदस्यों का चुनाव करती है और विधानसभा में जिस दल का बहुमत होता है उस बहुमत दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री उसी को नियुक्त करते हैं जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। तो ये गलत है, दूसरा वाला गलत है। वह प्रदेश की जनता द्वारा चुना जाता है, ये गलत है। तीसरा, वह मंत्रिपरिषद सहित सामूहिक रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है, ये भी गलत है। वह मंत्रिपरिषद सहित सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, सामूहिक रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। अर्थात इस प्रश्न में केवल एक सही है और उसका विकल्प क्या होगा? विकल्प बी केवल एक सही है।
अब अगले प्रश्न पे आए हम। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 में क्या है? भारत में संघीय न्यायालय कब अस्तित्व में आया? भारत में संघीय न्यायालय कब अस्तित्व में आया? और विकल्प है 1973 में, बी 1935 में, सी 1937 में और डी 1950 में। तो वास्तव में 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय अस्तित्व में आया था और ये 1 अक्टूबर 1937 को अस्तित्व में आया था। 1 अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय अस्तित्व में आया था 1935 के भारत शासन अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप। तो इस तरह से आपसे जो पूछा गया है संघीय न्यायालय कब अस्तित्व में आया? 1937 में। और 1950 में भारत का सर्वोच्च न्यायालय 28 जनवरी 1950 से अस्तित्व में आ गया, कार्य करने लगा। और ये सर्वोच्च न्यायालय संघीय न्यायालय के रूप में भी कार्य करता है। याद रखिएगा, ये सर्वोच्च न्यायालय जो भारत का है वो संघीय न्यायालय के रूप में भी कार्य करता है, लेकिन ये संघीय न्यायालय नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय है। और क्यों है ऐसा, इस पे विस्तार से हम चर्चा कर रहे हैं अपनी क्लासेस में। अपने वीडियो में हमारे वीडियो और हमारी क्लासेस को देखने के लिए हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें और उस पर इन सारे विषयों पर आप विस्तृत, व्यापक और गहन विश्लेषणात्मक चर्चा आपको मिल जाएगी। तो आगे अगला प्रश्न देखें हम। प्रश्न नंबर 18। उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे स्थान पर होगा जहां मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से निर्धारित करें। प्रश्न आपसे क्या पूछा गया? उच्चतम न्यायालय दिल्ली में होगा या ऐसे स्थान पे होगा जहां पे भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से निर्धारित करें। इसका उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 124 में, बी अनुच्छेद 130 में, सी अनुच्छेद 137 में और डी किसी भी अनुच्छेद में नहीं। अर्थात आपसे जो प्रश्न पूछा गया इसमें कई प्रश्न अपने आप में छिपे हैं कि उच्चतम न्यायालय दिल्ली में होगा या किसी अन्य स्थान पे हो सकेगा, और वो निर्धारित करने का अधिकार किसे होगा? मुख्य न्यायाधीश को होगा, लेकिन किसकी अनुमति से? राष्ट्रपति की अनुमति से। और फिर आगे पूछा गया है कि इसका प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? विकल्प है 124, 130, 137 या इनमें से किसी में नहीं। तो वास्तव में इसका प्रावधान किया गया है भारत के संविधान के अनुच्छेद 130 में। 130 में प्रावधान है कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय दिल्ली में होगा या किसी अन्य स्थान पर इसकी बैठक हो सकती है जो कि मुख्य न्यायाधीश निर्धारित करें, लेकिन मुख्य न्यायाधीश स्वविवेक से ऐसा निर्धारित नहीं करेंगे बल्कि राष्ट्रपति की अनुमति से ऐसा निर्धारित करेंगे। इसका प्रावधान है अनुच्छेद 130 में, अर्थात इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी। अब आइए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। संविधान की व्याख्या संबंधी विषय पर विचार करने वाली सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, और विकल्प है ए 5, बी 11, सी 13 और डी संपूर्ण पीठ। तो वास्तव में संवैधानिक पीठ क्या होती है? जो संविधान की व्याख्या, जिसमें संविधान के व्याख्या संबंधी कोई प्रश्न छिपे होते हैं, उन विषयों पर विचार करने के लिए, ऐसे मुकदमों की, ऐसे वादों पे सुनवाई करने के लिए संविधान पीठ गठित की जाती है। और संविधान पीठ में न्यूनतम सदस्य हो सकते हैं, न्यूनतम सदस्यों की संख्या होगी 5। न्यूनतम सदस्य 5 होते हैं। और अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? इसमें अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, अधिकतम सदस्य इसमें होंगे संपूर्ण पीठ। अधिकतम सदस्य संपूर्ण पीठ हो सकती है, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित जितने न्यायाधीश हैं उन सब को मिलाकर पूरी पीठ बनाई जाएगी, वो पीठ सुनवाई कर सकती है। अर्थात अधिकतम संपूर्ण पीठ हो सकती है लेकिन न्यूनतम 5 होना जरूरी है। तो 5 जो है न्यूनतम, लेकिन अधिकतम कितना? संपूर्ण पीठ। और वर्तमान समय में संपूर्ण पीठ कितने सदस्य होगी? 34 सदस्य हो सकती है, मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। तो जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि संवैधानिक पीठ में अधिकतम सदस्य कितने होंगे, वो संपूर्ण पीठ हो सकती है। सभी न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 5 जरूर होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 20।
क्या है क्वेश्चन नंबर 20? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? और विकल्प ए, सर्वोच्च न्यायालय को केवल मूल क्षेत्राधिकार है। बी, उसे केवल अपीली क्षेत्राधिकार है। सी, उसे केवल परामर्शी क्षेत्राधिकार है। और डी, सर्वोच्च न्यायालय को मूल, अपीली और परामर्शी क्षेत्राधिकार है। तो इस प्रश्न का आप उत्तर दें कमेंट करके, लेकिन हम इसको थोड़ा सा समझ लें कि क्या कहलाता है मूल क्षेत्राधिकार। इसका मतलब है कि ऐसे विषयों पर सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय में की जाए, ऐसे विषयों पर सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय में की जाए, वो कहलाता है मूल क्षेत्राधिकार। अपीली क्षेत्राधिकार का मतलब क्या होता है कि उच्च न्यायालय के फैसलों के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जाए, वो है अपीली क्षेत्राधिकार। और परामर्शी क्षेत्राधिकार का मतलब है कि राष्ट्रपति को परामर्श देने का अधिकार होना, और ये भारत के संविधान में ये परामर्शी क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है, अनुच्छेद 143 में। और सर्वोच्च न्यायालय को अपीली क्षेत्राधिकार भी है, वह उच्च न्यायालय के फैसलों के खिलाफ सुनवाई करता है, और इसे मूल अधिकारों संबंधी मामलों पर मूल क्षेत्राधिकार भी प्राप्त है, अर्थात प्रारंभिक क्षेत्राधिकार भी प्रारंभ है। तो इसका मतलब है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय को मूल क्षेत्राधिकार प्राप्त है, अपीली क्षेत्राधिकार प्राप्त है और परामर्शी क्षेत्राधिकार प्राप्त है। इसका मतलब है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प डी, उसे मूल, अपीली और परामर्शी क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अब इसके बाद में आते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 में क्या है? प्रोहिबिशन रिट की जाती है, प्रोहिबिशन रिट की जाती है, और विकल्प ए है ऊंची अदालत द्वारा अधीनस्थ अदालतों के लिए। बी, लोक प्राधिकारियों के लिए जब वे अपने वैध कर्तव्यों का पालन नहीं करते। सी, लोक प्राधिकारियों के लिए जब वे अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करते हैं। और सी, उपर्युक्त तीनों स्थितियों में। तो हम समझ लें प्रोहिबिशन रिट क्या होती है, और बाकी जो ये दो विकल्प और हैं इनमें ये सब क्या स्थिति होती है। वास्तव में लोक प्राधिकारियों के लिए जब वे अपने वैध कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं तो जो रिट जारी होती है उसका नाम है मैंडेमस। मैंडेमस जारी किया जाता है, इसके द्वारा लोक प्राधिकारियों को उनके वैध कर्तव्यों का पालन कराने के लिए बाध्य किया जाता है। तो यहाँ होती है मैंडेमस, मैंडेमस। और लोक प्राधिकारियों के लिए जब वे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करते हैं तो इसमें जारी होती है क्वो वारंटो, ये जारी होती है क्वो वारंटो, अधिकार परीक्षा, क्वो वारंटो, अधिकार परीक्षा। और जब ऊंची अदालतें अधीनस्थ अदालतों के लिए रिट जारी करती हैं, उन्हें दो प्रकार की रिट होती हैं, एक होती है प्रोहिबिशन और एक होती है सर्टियररी। प्रोहिबिशन उस समय जारी की जाती है जबकि कोई मुकदमा चल रहा होता है, और सर्टियररी तब जारी होती है जब उस मुकदमे का फैसला हो गया होता है। लेकिन ये दोनों की दोनों रिट, प्रोहिबिशन और सर्टियररी, ऊंची अदालतों द्वारा अधीनस्थ अदालतों को जारी की जाती हैं। आपसे यहाँ क्या पूछा गया है? प्रोहिबिशन के बारे में। ये किसके लिए जारी होती है? नीची अदालतों के लिए, अधीनस्थ अदालतों के लिए। किसके द्वारा जारी होती है? ऊंची अदालतों द्वारा, अर्थात प्रोहिबिशन रिट जारी होती है ऊंची अदालत द्वारा अधीनस्थ अदालतों के लिए। अब अगला प्रश्न देख लें हम, प्रश्न नंबर 22। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन दी जाती है, और विकल्प ए है राज्य की संचित निधि से, बी राज्य की आकस्मिक निधि से, सी केंद्र की संचित निधि से, और डी केंद्र की आकस्मिक निधि से। वास्तव में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, लेकिन उनकी पेंशन केंद्र की संचित निधि या संघ की संचित निधि से दी जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी। अब आइए अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 में क्या है? स्थानीय स्वशासन का उदाहरण है, स्थानीय स्वशासन उदाहरण है, और 4 विकल्प दिए हैं आपको। 4 विकल्प में से आपको ये निर्धारित करना है कि स्थानीय स्वशासन का उदाहरण कौन सा है इनमें से। विकल्प ए संघवाद का, विकल्प बी प्रशासनिक प्रत्यायोजन का, विकल्प सी लोकतांत्रिक केंद्रीकरण का, और विकल्प डी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। तो इस प्रश्न का उत्तर आपके लिए बहुत आसान होगा। आप अच्छे से जानते हैं कि स्थानीय स्वशासन वास्तव में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का उदाहरण है, अर्थात इसका सही आंसर होगा विकल्प डी। स्थानीय स्वशासन उदाहरण है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। अब हम आगे बढ़ें,
प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 में क्या है? भारत में मताधिकार है। विकल्प ए मूल अधिकार, बी संवैधानिक अधिकार, सी विधिक अधिकार, डी कोई अधिकार नहीं, यह प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। ऐसा प्रश्न आपके लिए वर्तमान समय में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो मताधिकार किस तरह का अधिकार है यह हमें जानना होगा। इस तरह के प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो वास्तव में भारत के संविधान में इसके संदर्भ में इससे जुड़े हुए क्या क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 325 में क्या प्रावधान है कि बिना भेदभाव के प्रत्येक नागरिक को मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने का अधिकार होगा। और अनुच्छेद 326 में क्या प्रावधान है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर किए जाएंगे। लेकिन भारत में मताधिकार इन अनुच्छेदों के आधार पर नहीं बल्कि इन पर आधारित है, लेकिन वह दिया गया है जन प्रतिनिधित्व कानून के आधार पर। जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 के आधार पर, जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 के आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया है। अर्थात मताधिकार कैसा अधिकार हो गया? विधिक अधिकार। उसके लिए संसद ने ये कानून बनाया है, ये विधि बनाई है। इस विधि के आधार पर मत देने का अधिकार किसी व्यक्ति को मिला हुआ है। तो ये अधिकार कौन सा होगा? विधिक अधिकार। ये विधिक अधिकार जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 के आधार पर। अब आते हैं आज के अंतिम प्रश्न पर। अंतिम प्रश्न जो है वो क्या है? राजनीतिक दल गठित करने का अधिकार है। राजनीतिक दल गठित करने का अधिकार है। विकल्प ए मूल अधिकार, बी संवैधानिक अधिकार, सी विधिक अधिकार और डी इनमें से कोई नहीं। और आप इनके अंतर समझते हैं। मूल अधिकार क्या होता है? जिनका उल्लेख भारत के संविधान के भाग 3 में किया गया है। संवैधानिक अधिकार क्या है? कि जिनका उल्लेख भारत के संविधान में किया गया है। और मूल अधिकार संवैधानिक अधिकार में अंतर क्या है? मूल अधिकार ऐसे संवैधानिक अधिकार हैं जो केवल भाग 3 में उल्लेखित हैं, और संवैधानिक अधिकार जो मूल अधिकार से अंतर रखते हैं वे हैं भाग 3 के अतिरिक्त अन्य सारे अनुच्छेदों में दिए गए संवैधानिक अधिकार। और विधिक अधिकार क्या होते हैं? जो किसी विधि के द्वारा दिए जाते हैं, किसी कानून के द्वारा दिए जाते हैं। तो भारत में राजनीतिक दल गठित करने का अधिकार मूल अधिकार है वास्तव में। और ये कहाँ दिया गया है? संविधान के अनुच्छेद 19(1) में दिया गया है। 19(1) में क्या उल्लेख है? संगम और संघ बनाने का अधिकार। और संगम और संघ बनाने का अधिकार मतलब किसी प्रकार का संघ बना सकते हैं जिसमें राजनीतिक दल भी शामिल होगा। तो इस तरह से राजनीतिक दल गठित करने का अधिकार वास्तव में क्या है? ये मूल अधिकार है। और कहाँ उल्लेखित है? अनुच्छेद 19(1) में। तो इस तरह से हमने आज इस प्रैक्टिस सेट में 25 प्रश्न हल कर लिए। और इन 25 प्रश्नों के द्वारा आपकी पूरी जो तैयारी है उसको हमने रिवाइज कर लिया है। और इसी तरह से अगले प्रैक्टिस सेट में भी हम 25 प्रश्न लेके आएंगे, और वो होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 3। और इस तरह के वीडियो अगर आपको अच्छे लगे हों तो आप इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर जरूर कर दें, जिससे कि उन्हें भी इसका लाभ मिले। हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच जाएंगे। थैंक यू।